सांसद ओम बिरला एक बार फिर ध्वनिमत से लोकसभा के नए स्पीकर चुने गए हैं, जिसके बाद पीएम मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने उनके आसन पर वो पहुंचे और वहां दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने पर पीएम मोदी ने ओम बिरला को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। साथ ही हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल में हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। कि श्री ओम बिरला जो इस सभा के सदस्य हैं को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। जो लोकसभा के माननीय सदस्य हैं, इस सदन के अध्यक्ष के रूप में उनके नाम का मैं प्रस्ताव करता हूं। मैं श्री ओम बिरला जी जो इस सदन के सदस्य हैं उनको अध्यक्ष के रूप में अपना समर्थन देता हूं। हम श्री ओम बिरला जी को जो मेंबर के हाउस हैं उनको स्पीकर के रूप में चुनने के लिए प्रस्ताव देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का माननीय जीतन राम मांझी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री ओम बिरला जो इस सभा के सदस्य हैं उनको इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। श्री ओम बिरला जी जो इस सभा के सदस्य हैं को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। Speaker sir, I'd like to congratulate you for your successful election. For the second time that you have been elected, I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. Speaker sir, this House represents the voice of India's people. And you, Speaker sir, are the final arbiter of that voice. नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जहां प्रधानमंत्री जी और हमारे साथी लीडर ऑपोजिशन ने आपको बधाई दी है, वहीं मैं भी उनसे जुड़ करके आपको बधाई देना चाहता हूं। आप इस सदन के स्पीकर दोबारा चुने गए हैं। आपके पास 5 साल का जहां अनुभव रहा है, वहीं आपके पुराने और नए सदन का भी आपको अनुभव रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सदन में ज्यादातर हमारे सभी माननीय सांसद आपसे परिचित हैं, आपके जीवन से भी परिचित है। और पिछली बार मैंने इस सदन में आपके संबंध में काफी कुछ बातें रखी भी थी और मैं आज उसको दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं एक सांसद के रूप में और हम सभी सांसद के रूप में आप जिस प्रकार से एक सांसद के नाते काम करते हैं, ये भी जानने योग्य है और बहुत कुछ सीखने योग्य है। मुझे विश्वास है कि आपकी कार्यशैली एज ए सांसद भी हमारे जो फर्स्ट टाइमर सांसद हैं, हमारे युवा सांसद हैं, उनको जरूर प्रेरणा देगी। आपने अपने कार्यक्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में स्वस्थ मां और स्वस्थ शिशु एक कमिटमेंट के साथ जो अभियान चलाया है और सुपोषित मां, इस अभियान को आपने जिस प्रकार से अपने क्षेत्र में प्राथमिकता देकर के खुद को इन्वॉल्व करके किया है, वो वाकई प्रेरक है। आपने कोटा के ग्रामीण क्षेत्रों में हॉस्पिटल ऑन व्हील्स, ये भी एक मानव सेवा का उत्तम काम, जो राजनीतिक कामों के सिवाय करने वाले कामों में आपने चुना है, वो भी अपने आप में गांव-गांव लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में मदद कर रहा है।
आप नियमित रूप से गरीबों को कपड़े, कंबल, मौसम के अनुसार छाता की जरूरत है छाता, जूते, ऐसी अनेक सुविधाएं समाज के आखिरी तबके के जो लोग हैं उनको खोज करके पहुंचाते हैं। खेलों में प्रोत्साहन देना आपके क्षेत्र के युवकों में, ये आपने एक प्राथमिकता के रूप से काम उठाया है। आपके पिछले कार्यकाल में 17वीं लोकसभा में मैं कहता हूं कि संसदीय इतिहास का वो स्वर्णिम कालखंड रहा है। आपकी अध्यक्षता में संसद में जो ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं, आपकी अध्यक्षता में सदन के माध्यम से जो सुधार हुए हैं, ये अपने आप में एक सदन की भी और आपकी भी विरासत है। और भविष्य में 70वीं लोकसभा के संबंध में जब विश्लेषण होंगे, उसके विषय में लिखा जाएगा तो भारत के भविष्य को नई दिशा देने में आपकी अध्यक्षता वाली 70वीं लोकसभा की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 17वीं लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, डिजिटल मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक, ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल, डायरेक्ट टैक्स, विवाद से विश्वास विधेयक, सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय महत्व के ऐसे कितने ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कानून 17वीं लोकसभा में आपकी अध्यक्षता के अंदर इस सदन ने पारित किए हैं और देश के लिए एक मजबूत नींव बनाई है। जो कार्य आजादी के 70 साल में नहीं हुए, आपकी अध्यक्षता में इस सदन ने इसको करके दिखाया। लखनऊ में यूपी सरकार में मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अलग अलग मुद्दों पर बातचीत की है। आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि विपक्ष हमारे आरक्षण के मुद्दे पर हमारा साथ दे। संजय निषाद ने कहा कि निषाद समुदाय के आरक्षण को लेकर हम कानपुर के सती चौरा घाट पर संकल्प लेंगे। साथ ही सरकार से इस जगह को पर्यटक स्थल घोषित करने की मांग भी करेंगे। आगे उन्होंने बताया कि मत्स्य विभाग की 12 योजनाएं हैं। मछुआ समुदाय में जो भी मछुआरे काम करते हैं उनको किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में बिना गारंटी के 1,60,000 रुपए का बिना ब्याज का लोन देना चाहिए। हम कम साधन हमारे यहाँ एक जो बड़ी योजना है, जो नई टेक्नोलॉजी की योजना है, वो बायोफ्लॉक है। बायोफ्लॉक में हम कम साधन में, कम पैसे में, कम पानी में, कम लागत में, कम फीड पर हम मछली को मतलब आय को हम दुगुना कर सकते हैं। दूसरा, आय को फिर से जो 41,500 करोड़ रुपया पूरे अब तक 6 साल में दिया है, तो इस साल अभी हम लोगों ने नई एक व्यवस्था उसमें लाई है कि पहले क्या होता था कि हम टारगेट दे देते थे जिलों को, पता चला वहाँ फार्म नहीं आते थे तो पैसा वो लेफ्ट कर जाता था। तो अभी हम आवेदन ले रहे हैं जिलों में, और जिस जिलों में ज़्यादा आवेदन आएंगे उसके अनुसार पर हम वहाँ उसके अनुसार पर जहाँ जैसे हो सकता है, जैसे एक नई टेक्नोलॉजी आई है बायोफ्लॉक है कि अब जहाँ पानी नहीं है बुंदेलखंड वगैरह में, वहाँ पोखरे खोद लें, पॉलीथीन बिछा दें। 14 लाख की परियोजना है, उसमें हम 60% दे रहे हैं, तो उसके अनुसार वो उसमें कर ले, एक ही बार पानी डालेगा। अभी एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है कि उसमें एक पाउडर डालें, बायोफ्लॉक है, बैक्टीरिया है, और उसमें गुड़ डाल दें, पानी में डाल दें, फिर धीरे धीरे बढ़ जाएगा। और उसके बाद वो पानी में से हमेशा बैक्टीरिया जो मछली का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो खाता रहेगा,
और मछली बढ़ती रहेगी। जो अंग्रेजों द्वारा 1857 की आज़ादी के बाद से उजड़े परिवार हैं, मछुआरे हैं, उनके साथ और भी जातियां हैं, ऐसे उजड़े परिवारों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए उन्हें सहयोग की आवश्यकता है। तो हम अनुदान के रूप में, ज्ञान के रूप में हम उन्हें ला रहे हैं। मत्स्य पालन क्षेत्र जो है यह व्यापार का सबसे अच्छा क्षेत्र है। अगर हम 10,00,000 रुपया बैंक में डालते हैं तो 10 साल बाद 20,000 होगा। अगर हम मछली में डालते हैं तो 1.5 साल बाद वो दुगने में होता है। तो ये जो ग्रोथ रेट है मत्स्य व्यापार में, तो हम सबको आमंत्रित करते हैं। अभी हम लोगों ने पॉलिसी में बहुत परिवर्तन किया है और उसके माध्यम से अभी हम चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ योजनाएं हैं भारत सरकार की, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, हमारे वहाँ विभाग से पोर्टल को देखा जा सकता है। और मैं पब्लिक से अपील करूंगा, युवाओं से, नौजवानों से, महिलाओं से, कि अपनी स्वेच्छा अनुसार योजनाएं पढ़ लें, उसमें जो भी उनको समझ में नहीं आता आ जाए। मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राजबोट योजना है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है लखीमपुर खीरी से। आकाशीय बिजली गिरने की चपेट में 4 बच्चे आ गए, जिसमें 2 की मौत जबकि 2 बच्चे घायल हो गए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घायल बच्चों का इलाज लगातार चल रहा है। सूचना मिलने पर उपजिलाधिकारी मोहम्मदी कोतवाली क्षेत्र के पड़री गांव में पहुंचे, क्योंकि पड़री गांव की ये घटना है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 बच्चों की मौत हो गई, वहीं 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जिन 2 घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। यहां पर आकाशीय बिजली की चपेट में 4 बच्चे आए थे, जिनमें 2 मासूमों की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हुए हैं, जिनका इलाज लगातार जारी है। ऐसे में यहाँ पर घायल बच्चों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। यहाँ पर अधिकारी भी पहुँचे हैं। परिवार में कोहराम मच गया है। सूचना पर उपजिलाधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं। जो घायल बच्चे हैं उनके इलाज की वहाँ पर समुचित व्यवस्था की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शहनवाज गौरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शहनवाज, अभी जो 2 घायल बच्चे हैं उनकी क्या स्थिति है और किस तरीके से वहां पर जो अधिकारी पहुंचे हैं उन्होंने कोई मुआवजे की बात परिवार को कही हो? देखिए रवि, आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में आज सुबह से ही तेज बारिश हो रही है और इसी बीच तेज गड़गड़ाहट के साथ आकाशीय बिजली गिरी है, जिससे यह हादसा हुआ है। बता दें कि मोहम्मदी कोतवाली क्षेत्र के पड़री गांव में आम के पेड़ के नीचे बारिश के दौरान बच्चे लुत्फ उठा रहे थे, तभी अचानक तेज कड़कड़ाहट के साथ आम के पेड़ पर बिजली गिरी है, जिसकी चपेट में आने से 2 बच्चों की मौत हो गई है और 2 बच्चे झुलस गए हैं। आकाशीय बिजली गिरने की जब सूचना मिली है प्रशासन को, तो आनंद फानन मौके पर उप जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके अलावा पुलिस भी मौके पर पहुंची। घायल बच्चों को सीएचसी में भर्ती कराया है, जहां पर दोनों का इलाज जारी है और 2 बच्चों को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। और दोनों बच्चे ये जो है वो आपस में दोनों सगे भाई हैं, जिनकी एक की उम्र अभयराज, जिसकी उम्र 6 वर्ष बताई जा रही है, और जो दूसरा बच्चा आनंद है, जिसकी उम्र 10 वर्ष बताई जा रही है। इन दोनों लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद इनके परिजनों में कोहराम मचा हुआ। वही 2 बच्चों की अगर बात करें तो सीएचसी में उनको भर्ती कराया गया है। जी ठीक है शहनवाज, जो भर्ती हैं जो बच्चे, उनकी स्थिति को लेकर डॉक्टर्स का अभी तक क्या कुछ कहना है? देखिए, 2 बच्चे जो भर्ती हैं उनका इलाज नजदीकी सीएचसी में जारी है। उनकी हालत ठीक बताई जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि एसडीएम भी मौके पर पहुंचे हैं, सीएचसी भी पहुंचे हैं और समुचित इलाज की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए हैं। जी ठीक है, आप कह रहे हैं कि अच्छा इलाज उन्हें मिल सके ताकि उनकी जान को बचाया जा सके। शहनवाज गौरी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिर्जापुर में बारिश के चलते विंध्याचल क्षेत्र अंतर्गत अकोदी ग्राम सभा में बने रेलवे के अंडरपास में पानी भर गया, जिससे राहगीरों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अकोदी ग्राम सभा में बने अंडरपास में पानी भरने से 23 गांव का संपर्क मुख्य मार्ग से टूट गया है। वहीं जल भराव की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने पूर्व प्रधान की रवि सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन भी किया है। पूर्व प्रधान ने बताया कि जब से ये अंडरपास बना है तब से हम लोग इस समस्या को झेल रहे हैं। जल भराव के चलते 23 गांव के लोग परेशान रहते हैं, जिससे स्थानीय जनप्रतिनिधि के अलावा अधिकारियों तक को अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो सका है। और कोई सुन नहीं रहा, कोई ना तो ये जल जमाव आज जब से बना है, आज 5-6 साल से, और 6 साल से पूरा गांव, 23 गांव है, बबुरा, कोढ़ी, तिलई, जोपा, परवा, थानी पट्टी, नदनी,
रामपुर घाट कई गांव ऐसे हैं कि जो कि आज जूझ रहे हैं, 5-4 महीना उनकी जिंदगी जीना मुश्किल हो गया है और रेलवे पर डाक रहे अपनी जिंदगी मौत को एकदम लगा दिए हैं दांव पे अपना। सिर्फ कोई घटना हो रहा है, कोई सब उसी गांव में रह जा रहे, कोई निकल नहीं पा रहा है। ये समस्या मैं सांसद अनुप्रिया को भी किया और रत्नाकर मिश्रा जी को भी बताया और शासन को भी दिए और धरना प्रदर्शन भी किए इसके लिए, और कई बार पुल का पानी निकाले और कई बार मेहनत हुआ और आज तक कोई अधिकारी या कोई डीएम या कोई भी मंत्री नहीं सुनी आते। ये हम अभी रेलवे लाइन के ऊपर से बाइक लेकर आया हूँ। बहुत ज़्यादा मेरा अभी मैं पढ़ाई भी करता हूँ और जॉब भी करता हूँ मिर्ज़ापुर। तो हम डेली आते जाते हैं मिर्ज़ापुर, मैं बबुरा से मिर्ज़ापुर डेली जाता हूँ। और ये भी मैंने देखा ये, तो हमने देखा कि बहुत 20-22 गाँव हैं कि ये रास्ता जो है बहुत भ्रष्ट हो चुका है, जो कि बहुत दिनों से ये काम चल रहा था और अभी पूरा नहीं हुआ है। हमें लग रहा है गांव में कोई समस्या हो जाए पूर्व ये कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है ना इसका, कि कोई कौन जिम्मेदारी लेगा। अगर कोई दुर्घटना हो जाए इसका कौन जिम्मेदारी लेगा। और कोई सुन नहीं रहा, कोई तो मिर्जापुर की ये खबर आप देख रहे हैं, जहां पर राहगीरों को परेशानी हो रही है। जो अंडरपास बना है उसमें पानी किस कदर भर गया, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस क्वालिटी के साथ ये काम किया गया होगा और यहाँ पर किस तरीके की इंजीनियरिंग जो है लगाई गई कि पूरी तरीके से पानी यहाँ पर हो जाता है। बताया जा रहा है कि 23 गांव यहाँ पर ऐसे हैं जिनका ये पूरी तरीके से आने जाने का ये मार्ग है, लेकिन इनको जब भी बरसात होती है और थोड़ी ही बरसात के बाद इस तरीके की समस्या का सामना करना पड़ता है। और यही वजह है कि ग्रामीणों ने अब परेशान होकर वहाँ पर अब ये मांग की है कि इसको ठीक किया जाए। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता मिर्जापुर से हमारे साथ राजन लाइव जुड़ गए हैं और वहां पर क्या स्थिति है उनसे पूरी डिटेल ले लेते हैं। राजन, किस तरीके की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? क्या वहां पर जो अधिकारी हैं उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए कुछ सुझाव दिए हैं? कोई काम वहां पर किया गया है? जी रवि, बता दें कि अभी यहाँ मौके पर कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा है और जल भराव की समस्या मौके पर अभी भी बनी हुई है। यह समस्या कोई नई नहीं है, जब से यह अंडरपास बना है तब से बरसात के दिनों में जल भराव की समस्या हो जाती है, जिसके चलते ग्रामीण मुख्य मार्ग से संपर्क कट जाता है और वह जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक को पार करके मुख्य मार्ग तक पहुंचते हैं। रवि, राजन, अभी तो बारिश की शुरुआत है, मानसून ने भी पूरी तरीके से दस्तक नहीं दी, तो आने वाले वक्त में तो इन लोगों की समस्याएं और ज्यादा बढ़ जाएंगी। जी रवि, जैसे ही अभी कल बारिश हुई है, पहली मानसून की बारिश हुई है और उसके साथ ही जल भराव की समस्या शुरू हो गई है और यदि पूरी तरह से मानसून आ जाता है और झमाझम बारिश होती रहेगी तो ग्रामीणों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। सबसे ज्यादा दिक्कत तो उस वक्त खड़ी हो जाती है जब गांव में कोई बीमार हो जाता है या कोई इमरजेंसी आ जाता है। ऐसे में उस गांव तक एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाती है और न ही गांव से किसी गाड़ी के द्वारा उन्हें अस्पताल तक ले जाया जा सकता है। रवि, राजन, जो गांव की ये संख्या बताई जा रही है कि 23 ऐसे गांव हैं जिनका ये संपर्क मार्ग है, वो यहाँ पे पूरी तरीके से मुख्य मार्ग से वो लोग हट जाते हैं जब इस तरीके से पानी भरता है। कितनी जनसंख्या यहाँ पर है, कितने लोगों को इस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं और इन लोगों ने प्रदर्शन भी किया है, तो क्या उसका कोई असर? जी रवि, बता दें कि यह जो मार्ग है यहाँ 23 गाँव को जोड़ता है और यहाँ के पूर्व प्रधान रवि सिंह ने बताया है इसको लेकर कई बार जो यहाँ की सांसद हैं अनुप्रिया पटेल और वहाँ 96 विधानसभा आता है, वहाँ पे विधायक पूर्व हैं अपना दल की, उनको भी उन्होंने शिकायती पत्र सौंपा है। इसके साथ साथ जिला प्रशासन को भी कई बार लिखा, परंतु समस्या का समाधान नहीं हुआ। ज्यादा धरना प्रदर्शन करने पर वहाँ नेता और अधिकारी पहुँचते हैं और उन्हें समस्या का आश्वासन देकर चले जाते हैं, परंतु बरसात बीतने के बाद वहाँ उनको कोई सुधी नहीं लेने जाते और न ही उस समस्या का निदान किया जाता है, जिसके चलते अगले बरसात में वह समस्या झेलने को मजबूर हो जाते हैं। रवि, हाँ बिल्कुल ठीक है राजन, आपने तस्वीरें भी बता रही हैं कि किस तरीके की दिक्कतें यहाँ पर लोगों को हैं। अपने सांसद से कह दिया, जो जब यहाँ पर ये निर्माण हुआ है जिस तरीके की, क्योंकि यहाँ पर लापरवाही हुई है इसी वजह से पानी यहाँ पर भर रहा है, क्या उन पर कोई कार्रवाई की मांग ग्रामीणों ने की है? रवि, सिर्फ ये अकोढ़ी का अंडरपास नहीं, मिर्जापुर जनपद में जितने भी अंडरपास बने हैं, चाहे वह मिर्जापुर नगर के नटवा का हो, दूधनाथ तिराहा हो या विंध्याचल में जो विंध्यकाई डोर बन रहा है, वहाँ रेहड़ा चुस्की रेलवे अंडरपास है, वहाँ भी बरसात के दिनों में पानी भर जाता है।
जबकि वहां पे पंप लगाकर पानी निकाल दिया जाता है, परंतु स्थायी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों का कहना है कि अंडरपास को बंद करके ओवरब्रिज बनाया जाए और इस समस्या से निजात मिल जाए हमें। बिल्कुल ठीक कहा राजन आपने कि यहाँ पर अगर इस समस्या से निजात पाना है तो अंडरपास की जगह ओवरब्रिज की मांग कर रहे हैं। देखना होगा कब तक अधिकारी इस पर काम करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। बस्ती के हरैया थाना क्षेत्र में हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार कार ट्रॉली से जा घुसी। हादसे में एक की मौत जबकि कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार देने के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि कार सवार सभी लोग संत कबीर नगर से बुकिंग करवाकर लखनऊ जा रहे थे। ना एक ट्रैक्टर ट्राली जा रहा था ईंट लाद करके, और वो एकाएक मोड़ दिया है, और उसके बाद में मोड़ दिया, वो गाड़ी आ रही थी पीछे से, वो उसी में लड़ गई और एक ड्राइवर मर गया। और एक का हालत बहुत सीरियस है। कितने लोग सवार थे इसमें? लगभग 6-7 लोग थे। ये कहाँ की घटना है, कहाँ हुआ मौके पे? ये हरैया में पशु अस्पताल के सामने, नेशनल इंटर कॉलेज के। कहाँ जा रहे थे ये लोग ये नहीं पता है कहाँ जा रहे थे, लेकिन बुकिंग गाड़ी थी, बुकिंग पे जा रहे थे। संत कबीर नगर से 5 इसमें घायल है, इसमें 1 मृतक है और 3 लोगों को सीवियर हेड इंजरी है। तो इन लोगों को सर हायर सेंटर रिफर किया जा रहा है? हाँ जी। इसमें महिलाएं कितनी हैं? 3 महिलाएं हैं और 1 बच्चा है। 3 महिलाएं और 1 बच्चा। ये कहाँ पे हुआ था, कुछ पता है सर आपको? उधर सहारनपुर के सरसावा थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। मारपीट को देखते ही देखते इतनी बढ़ गई कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के एक युवक पर गोली चला दी, जिसके बाद पैर में गोली लगने से युवक घायल हो गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर अब आगे की जांच शुरू कर दी है। क्या फोटो ले रहे? 24 तारीख को थाना सरसावा के ग्राम समस्तपुर कला में एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके उपरांत एक वहां पर ट्यूबवेल पे पानी दे रहे व्यक्ति के पैर में गोली लगती है, जिसके संबंध में उसकी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत 307 आईपीसी के धाराओं में गयूर पक्ष एवं उसके साथियों के विरुद्ध पंजीकृत किया जाता है। आज सुबह थाना सरसावा पर सूचना प्राप्त होती है कि ग्राम समस्तपुर कला में जो प्रथम पक्ष है उसके एक व्यक्ति पे गयूर एवं उसके साथियों ने फायरिंग कर दी है और उसके पैर में गोली लगी है। सूचना पर थाना सरसावा पुलिस की टीम, सीओ नकुड़ एवं फॉरेंसिक यूनिट की टीम घटनास्थल का निरीक्षण करते हैं एवं जो घायल व्यक्ति है उसे इलाज हेतु हायर सेंटर भिजवाया जाता है।